So hello everyone, welcome to IFAS, India's #1 coaching institute for CSIR, UGC NET, RPSC and other competitive examinations। अगर आप हमारे बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो IFAS का ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर भी विजिट कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए क्या एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं जिसमें हमारा जो MP सेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हमें OMR सीट किस तरीके से फिल करनी है, किस तरीके से हमें OMR सीट भरनी है। जो आप MP सेट के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर OMR सीट भरने में हम थोड़ी सी भी गलती कोई कर देता है बच्चा, तो क्या है उसने 100% मेहनत कर रखी है, उसकी जितनी भी मेहनत है वो वेस्ट चली जाएगी अगर OMR सीट भरने में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है। तो ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हम बोल सकता हूँ कि सेशन है, इसीलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि OMR सीट किस तरीके से भरनी है। आई होप ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो इसमें आपको क्या है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, तो ये क्या है, जो MP PSC का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, मतलब ये बेसिकली यही जो OMR सीट है वो आपको मिलती है। इसी तरीके का मतलब इसका OMR सीट का पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या है कि आपको दिया हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो पर्सन एग्ज़ाम देने जा रहा है यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। और नेम ऑफ द कैंडिडेट किस लेटर में लिखते हैं, नेम हमेशा ही OMR सीट में कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूं तो मैं लिख दूंगा PRINCE, ठीक है। ये मैंने लिख दिया अपना नाम प्रिंस, और ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो ठीक आपको भी इसी तरीके से अपना जो नाम है वो OMR सीट में भरना है। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। क्वेश्चन बुकलेट नंबर मतलब कि आपको जो एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस बुक का नंबर उस पर आपको लिखना पड़ेगा। OMR सीट में आपको उस बुक का नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी बुक का नंबर है 23675210, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर जो बुकलेट नंबर, मतलब आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो नंबर है वो आप लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम की डेट है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है 27 अगस्त 2023, तो आप क्या लिखोगे, 27 अगस्त 08 और 23, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि डेट किस तरीके से लिखी जाएगी। देन हम नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आपके पास आएगा रोल नंबर का कॉलम। रोल नंबर का कॉलम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि नाम भी आपका मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन की जो बुकलेट नंबर है वो भी एक टाइम पर आपके लिए मैटर नहीं करेगा, डेट तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी, ठीक है। तो आपके लिए मैटर क्या करता है यहाँ पर, रोल नंबर। मतलब आपका जो रोल नंबर है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। अगर आप रोल नंबर में माइनर से मिस्टेक करके आते हो तो आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपके 100 के 100 क्वेश्चंस ठीक है, चाहे आपके टोटल जो 150 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे ठीक है, फिर भी आपका रोल नंबर गलत हुआ तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रोल नंबर को फिल करते टाइम आपको स्पेशल, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है किस तरीके से रोल नंबर लिखोगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि किसी बच्चे का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरीके से आप अपना जो रोल नंबर एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे तो उस पर आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपना जो रोल नंबर है वो फिल कर दोगे। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपने रोल नंबर तो अपना फिल कर दिया, लिख दिया है आपने अपना रोल नंबर। नीचे आपको कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, आप
देख सकते हैं कि नीचे हर एक जो आपने नंबर लिखा है उसके नीचे 10 to 9 तक की जिसके अंदर काउंटिंग लिखी हुई है और आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपका रोल नंबर है, जो आपने नंबर ऊपर लिखा है, उसी को क्या करना है, उसी को आपने नीचे सर्कल में डार्क करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपका है 1, तो आप यहाँ पर नीचे बिल्कुल जो 1 है उसको डार्क कर देंगे। डार्क किस तरीके से करना है, पूरे तरीके से जो आपका सर्कल है 1 का वो डार्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अधूरा आधा अधूरा करके छोड़ दिया, या तो आप इस तरीके से डार्क कर रहे हो, नहीं। आपको डार्क किस तरीके से करना है, जैसे कि 2 को अगर मैं बताऊं तो ये आपका पूरा 2 जो है वो आप इस तरीके से डार्क कर दोगे कि देखने वाले को जो 2 है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, और इस लाइन के जो बाकी के सर्कल है वो बिल्कुल साफ पड़े रहने चाहिए। उनमें किसी तरीके का आपको कटिंग, किसी तरीके का कोई पेन नहीं चलाना है। उसके बाद जैसे कि 3 को आप डार्क कर दोगे, देन नेक्स्ट आपका 4 है तो 4 को, देन नेक्स्ट 5, और एट लास्ट ये आपका 6 डार्क हो गया। तो इस तरीके से आप अपना रोल नंबर लिखोगे। बड़ी ही ध्यान से रोल नंबर लिखना है, क्योंकि अगर इसमें एक बार गलती हो जाती है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, और आपकी जो पूरा मेहनत है, पूरी एग्ज़ाम की जो तैयारी आपने करी है वो वेस्ट हो जाएगी अगर आपने रोल नंबर लिखने में गलती कर दी तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 5th कॉलम आता है, 5th कॉलम में आप जैसा कि देख पा रहे हो पेपर। ठीक है, पेपर मतलब कि इसके अंदर आपके पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जैसा कि आप सब जानते हो पेपर 1 हमारा जनरल पेपर रहता है, और पेपर 2 जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हम बोल सकते हैं कि जैसे आप कॉमर्स के लिए एमपी सेट देने जा रहे हो तो फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल रहेगा, वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। इसके अंदर आपका टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, पैसेज, DI, ये सारी यूनिट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। और जो सेकंड पेपर है वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि कॉमर्स का है तो इसमें सिर्फ कॉमर्स की 10 यूनिट्स जो आपको दी गई है वो उनसे जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो ये क्या है कि अगर आपको OMR सीट अलग अलग से मिलती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये आपके लिए यूज़फुल होगा। जैसे कि आपके पेपर 1 का है तो आप पेपर 1 का ये वाला जो सर्कल है इसको डार्क कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लिख दोगे आपका कौन सा पेपर है। तो आई होप आपको 5th तक जो आपके सर्कल हैं वो कॉलम है वो किस तरीके से फिल करने हैं वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं 6 नंबर। हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है 6 नंबर। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन बुकलेट सेट। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसका एक कोड होगा, उसका एक सेट होगा। जैसे कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम देकर आते थे तो उसमें A to D तक के जो हमारे सेट रहते थे, A to D के हमारे सेट रहते हैं, 4 सेट आते हैं। और इसी तरीके से क्या है, आपके एग्ज़ाम में सेट आने वाले हैं, तो आपके पास कौन सा सेट आया है वो आप यहाँ लिख दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका B सेट है तो आप यहाँ B लिख दोगे, और क्या करोगे, बी के सामने जो है आप अपना सर्कल है वो बिल्कुल डार्क कर दोगे। यहाँ पर भी आप लिख दोगे, जैसे कि पेपर 1 है तो यहाँ आप लिख दोगे पेपर 1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो आपको एक बार कोड दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलम की जहां पर आपको बार कोड दिखाई दे रहा है। तो इस कॉलम के साथ आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, किसी तरीके की इंक आपको बार कोड पर नहीं चलानी है, क्योंकि इसी से क्या है आपकी कॉपी स्कैन की जाएगी। अगर इसको जो मशीन है वो ठीक तरीके से स्कैन नहीं कर पाएगी आपकी गलती की वजह से, तो आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बार कोड है इस पर आप किसी तरीके की इंक नहीं चलाओगे, किसी तरीके का कुछ भी नहीं लिखोगे, कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको भी एग्जाम में क्या होता है, ब्लैक पेन ही दिया जाता है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक पेन से ही फिल करनी है।
तो चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप अपना पर्सनल डिटेल जो है वो आप एमपी सेट के एग्ज़ाम में फिल करने वाले हो। ये जो चीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, पढ़ाई करना एक अलग बात है। कोई बच्चा अगर बुक्स पढ़े जा रहा है हो सकता है कि उसकी बुक की नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, बट दूसरी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होता है एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि हमें वहाँ जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और काफ़ी सारे हमारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आपको वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमें पहले से पता नहीं है तो हम एग्ज़ाम में जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा जो माइंड है हमें कुछ स्ट्रेस हो जाता है, और उसके बाद क्या है हम पूरे एग्ज़ाम में क्या है अपना जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए जो कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए, इसके बाद ये आपका हो गया कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपने दे दी है, फिल कर दी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस है और इनको किस तरीके से आप जो राइट आंसर है वो लिख कर आओगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर 150 तक के आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपके पास टोटल कितने 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के हैं और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के रहेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से आप क्वेश्चन का राइट आंसर किस तरीके से लिख कर आओगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके बाद इनके हर क्वेश्चन के सामने आप 4 सर्कल देख पा रहे हो। फर्स्ट में लिखा है A, B, C एंड D, मतलब हर क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, A, B, C एंड D, और उन्हीं ऑप्शन में से आपको एक राइट जो सिलेक्ट करना है वो आप करोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का C ऑप्शन मेरा ठीक है, तो आप क्या करोगे, C ऑप्शन को डार्क कर दोगे बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया C डार्क। ये ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम, मतलब C जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि आपको किसी दूसरे कॉलम को डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी तरीके की इंक नहीं चलानी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक से ज़्यादा को डार्क कर दिया, मतलब जैसे कि आप D को आप आधा भी डार्क कर देते हो, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को नहीं कंसीडर किया जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपने गलती से ही डी में थोड़ी सी इंक क्यों ना चला दी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपका 23rd जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी, तो इसमें आप डी को कुछ इस तरीके से डार्क कर दोगे। ठीक है, मतलब कि डी को आप इस तरीके से डार्क कर रहे हो कि उसमें डी आपको दिखाई नहीं देगा, और बाकी के जो तीनों हैं ए, बी एंड सी ये बिल्कुल साफ पड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती से 2 को डार्क कर देते हैं, या तो पहले जैसे कि बच्चे को पता चला कि 66 का आंसर ए है, उसने क्या किया, ए को डार्क कर दिया, बट बाद में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा तो उसको समझ आया कि उसका तो आंसर बी था, तो अब वो क्या कर रहा है, बी को डार्क कर रहा है। तो अब क्या हुआ, इसके दोनों ही ऑप्शन डार्क हो गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो इसी तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस को डार्क कर दोगे। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चों को ये हैबिट होती है कि एक बार मैं क्वेश्चन पेपर में क्या है सब जो अपने आंसर्स है उनको टिक कर लेता हूँ, और लास्ट में क्या करूँगा, सारे जो सर्कल्स हैं उनको एक साथ ही डार्क कर दूंगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है बच्चों। आपको क्या करना है, जैसे कि आप थोड़े से क्वेश्चन बनाओगे, 2 क्वेश्चन बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, तो आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनाने हैं और उनको एक साथ डार्क कर देना है। जैसे कि आपने किया 31st को बी कर दिया, देन सी, 33rd का ये डी कर दिया, और ये आप बी कर देते हो, इसका भी आपने बी कर दिया। तो ये आप क्या कर रहे हो, आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाए और इनको आप एक साथ डार्क कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो कि फर्स्ट से पहले क्वेश्चन से लेकर 150 तक एक साथ डार्क करने की सोचते हो, और फॉर एग्जांपल आप कहीं पर काउंटिंग भूल जाते हो, या बाय मिस्टेक आप क्या कर देते हो, जो
अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 91 का आंसर तो था बी, बट आपने 92 का आंसर देख के और इसका आंसर लगा दिया ए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है आंसर सीट जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। आप एक एक ऊपर उठते जाओगे और आपको पता कब चलेगा, जब आप अपना एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन डार्क कर रहे होगे, उस टाइम पता चलेगा कि आपने ये तो गलती कर दी है। ठीक है, तो इस गलती से बचना है आपको, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी के साथ आपको नीचे दिख रहा होगा कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्वेस्टिगेटर सिग्नेचर। तो इसमें आप क्या करोगे, कैंडिडेट सिग्नेचर मतलब कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने गया उसका सिग्नेचर होगा। जैसे कि मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं, तो मेरा जैसे प्रिंस का सिग्नेचर हो गया। और अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर सिग्नेचर। तो जो एग्जाम में जिस पर्सन की ड्यूटी है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए जाएंगे, ये उनका काम है। और ये जो दोनों सिग्नेचर है ये इन्वेस्टिगेटर के सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो सिग्नेचर है आपके पास पहले से है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी ध्यान से ही आपसे सिग्नेचर करवाएगा। तो आई होप आपको जो हमारी सेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा बच्चों। इसी के साथ मैं आपको अगर IFAS के बारे में बताता हूं, तो IFAS जो है आपके लिए CUET PG RPSC UGC नेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट का ऑफर लेके आया था इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। और बच्चों की रिक्वेस्ट से ये जो ऑफर है ये एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपके पास अब भी चांस है, अब भी मौका है कि आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द IFAS की एप्लीकेशन पर कर लीजिए और अपना जो तैयारी आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको और आगे ले जाइए। और आपको अभी फ़ायदा ये मिल रहा है कि फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगी, जिसके लिए आप कोड यूज़ करोगे IFAS50। जैसे ही आप ये कोड डालोगे तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो हमारी वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही था, ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सेशन मैं आपके लिए लेकर आया था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।